नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है भूगोल कक्षा 12। 2024 की परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आए हैं सबके क्वेश्चन एंड आंसर, और यह क्वेश्चन आंसर आपका 60 क्वेश्चन होगा, जिसमें अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के 2024 के संपूर्ण क्वेश्चनों का हल किया जाएगा। अभी तक पिछले क्लास में हम बहुविकल्पी के जितने भी 2024 के प्रश्न आएंगे थे, उन सभी प्रश्नों का सलूशन हम लोग किए थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और वह जो पहला क्वेश्चन होगा वह याद रखिएगा अति लघुत्तरी और लघुत्तरी से संदर्भित प्रश्न रहेंगे, और उसको कैसे लिखा जाएगा यह पूरी प्रक्रिया यहाँ बताई जाएगी। तो आज पहला प्रश्न जो है वह है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ देखना है कि जब हमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व को जानने के लिए कि भाई हम किसी भी देश की हो या किसी क्षेत्र एरिया की हो, हम जनसंख्या घनत्व को कैसे निकालते हैं, कैसे जानते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए यहां बताया जा रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या किस रूप में रखा है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहा जाएगा? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे क्षेत्रफल के अनुपात में प्रकट किया जाता है। किसके अनुपात में? क्षेत्रफल के। तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर जितनी जनसंख्या रहती है उसी को बच्चों क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। क्या कहा जाएगा? तो जनसंख्या घनत्व, और इसे क्षेत्रफल के अनुपात में प्रकट किया जाता है। तो बढ़े दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। यहां कह रहा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2 उपाय आपको बताना है। अति लघुत्तरी से प्रश्न है। पहला है कि जन्म दर पर नियंत्रण लगाना। जनसंख्या से नियंत्रित किया जाए, पहला क्या कारण क्या दे रहा है? जन्म दर पर क्या किया जाए? नियंत्रण लगाया जाए। दूसरा, परिवार नियोजन को अपनाना। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय हैं। तो जन्म दर पर क्या हो? नियंत्रण हो, ज्यादा जनसंख्याएं न बढ़े, उस पर नियंत्रण किया जाए। दूसरा कहा जा रहा है परिवार नियोजन को अपनाना। जनसंख्या नियंत्रण के ये 2 उपाय हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए कि कौन जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करते हैं। पहले देखिएगा, गरीबी, काम के अवसरों की कमी। पहला चीज भाई, गरीबी हो किसी देश में और काम के वहां अवसरों की, काम मिलने में दिक्कतें हों, लोगों को काम उपलब्ध न हो, तो गरीबी, काम के अवसरों की कमी। काम नहीं रहेगा तो काम के अवसर नहीं मिलेंगे। बेरोजगारी, बेरोजगारी अनवरत बढ़ रही हो। अल्प विकास, खराब आर्थिक स्थिति, अवसरों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्राकृतिक आपदाएं, खेती योग्य भूमि की कमी, असमान भूमि वितरण, कम कृषि उत्पादकता आदि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले
कारक में कौन कौन आए भाई? प्रवास में प्रभावित करता कौन कौन सा कारक है? तो वहां आप बताइए कि प्रवास को प्रभावित करता है गरीबी, काम के अवसरों की अनुपलब्धता अर्थात कमी, बेरोजगारी, अल्प विकास, खराब आर्थिक स्थिति, अवसरों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और आपदाएं, खेती योग्य भूमि न होना, ये सब प्रवास को प्रभावित करने के कारक हैं। इसके कारक हैं, प्रवास को प्रभावित करने के ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रश्न दिया जा रहा है कि विश्व में, प्रश्न पढ़िएगा, विश्व में जनसंख्या के वितरण विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या वितरण और घनत्व को जो प्रभावित करते हैं ऐसे कारणों की क्या करनी है? विवेचना करनी, इसको उल्लिखित करना, इसे बताना है। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग क्या पड़ा कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्याख्या की गई, देखिएगा, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। इस पूरे भूमंडल पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या का वितरण काफी क्या है? असमान है। कहीं जनसंख्याएं ज्यादा मिलती हैं तो कहीं जनसंख्याएं कम होती हैं, तो कहीं मिडिल में। तो जनसंख्या का जो यह वितरण है पूरे विश्व के अंतर्गत या भारत के ही संदर्भ में देखिए, जनसंख्या का वितरण जो है वह पूरी तरह से आप क्या क्या कह सकते हैं? एक समान नहीं है, असमान है। प्रति वर्ग किलोमीटर औसत 42 व्यक्ति हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण क्या कहा? बहुत असमान है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसत घनत्व कितना है? 42 व्यक्ति का। प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि भाई प्रति वर्ग किलोमीटर पर मनुष्य का या व्यक्ति का जो घनत्व है वह लगभग कितना है? 42 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए तो इसका औसत घनत्व जो है 42 व्यक्ति का है प्रति वर्ग किलोमीटर पर। पृथ्वी के थोड़े से थल भाग अत्यंत घने बसे हैं। भाई पृथ्वी पर जल और थल दोनों है, और जल और थल पर देखा जाए तो थल पर थल जो है अत्यंत घने बसे हैं। दूसरी ओर विस्तृत भूभाग या तो विरल हैं, विस्तृत भूभाग या तो क्या है? विरल हैं अथवा निर्जन पड़े हैं। पृथ्वी के थोड़े से थल भाग, भाई थोड़ा सा ही थल भाग है, पृथ्वी पर ही जल भी है, पर्वतें भी हैं। तो यहां कहा कि पृथ्वी के थोड़े से थल भाग पर अत्यंत घने बसे हैं, जनसंख्या है, वहां लोग हैं, घना है। दूसरी ओर विस्तृत भूभाग या तो विरल हैं अथवा निर्जन पड़े हैं। पृथ्वी का कुछ भाग विरल भी है और निर्जन पड़े हुए, वहां व्यक्ति नहीं रह रहे हैं, वहां निर्जनता है, लोग नहीं रह रहे हैं। किसी क्षेत्र पर प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का प्रभाव तो मानव वितरण पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। कोई भी क्षेत्र उस पर प्राकृतिक वातावरण का जो प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मानव के प्राकृतिक वातावरण का जो प्रभाव मानव के वितरण पर वह पड़ता दिखाई पड़ता है। इसमें संदेह नहीं है कि मानव जनसंख्या का ज्यादा और कम होना यह प्राकृतिक एक रूप से समझा जा सकता है कि इसका प्राकृतिक रूप से जो उपादान है, प्राकृतिक रूप से जो एटमॉस्फेयर है वह बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, मानव वितरण पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही। साथ ही वहां की सांस्कृतिक भूदृश्यों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कहना कि भाई जनसंख्या के वितरण में
प्राकृतिक प्रकृति का बड़ा योगदान है। उसके लिए जनसंख्या के लिए एटमॉस्फेयर उस रूप में होना, कहीं जनसंख्या हो, लेकिन इसके लिए जहां प्राकृतिक के लिए माना जाता है जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है, वहीं सांस्कृतिक भूदृश्यों का भी इससे बहुत ही गहरा नाता है, बहुत ही गहरा क्या है, रिश्ता है। अब सांस्कृतिक भूदृश्यों का भी गहरा प्रभाव उस पर पड़ता है, किस पर, जनसंख्या पर पड़ता है। प्रमुख कारण, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब यहां जनसंख्या के वितरण में भौगोलिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक कारणों में का महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहां इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण जो बताया जा रहा है, स्थिति। पहला कारण इसका क्या है, स्थिति। अब यहां देखिए, स्थिति पर किसी देश की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को अधिक आकर्षित करती है। किसी देश की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को ज्यादा क्या करती है, आकर्षित करती है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति से दूसरे देशों के साथ सुविधापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है। किसी देश की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को क्यों अधिक आकर्षित करती है भाई? किसी देश का जो केंद्रीय स्थिति है जनसंख्या को क्यों प्रभावित करती है? यहां कहा कि भाई वह इसलिए आकर्षित करती है कि दूसरे देशों के साथ सुविधापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है। जिस देश की केंद्रीय स्थिति पर दूसरे देशों के साथ उससे सुविधापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है। अब दूसरे देशों सुविधापूर्वक संपर्क कैसे स्थापित होता है? फलतः देखिए, परिवहन एवं व्यापार का विकास होता है। किसी देश की केंद्रीय स्थिति पर अगर देखा जाए तो वहां पर कह रहा कि केंद्रीय स्थिति जो होती है वहां इसलिए उसका प्रभाव होता है कि वहां पर परिवहन एवं व्यापार का विकास होता है। विकास, व्यापार का क्या होता है, विकास होता है। जिस देश की स्थिति समुद्र तटीय होती है वहां भी सघन जनसंख्या, जिस देश की स्थिति कैसी है, समुद्र तटीय होती है, वहां भी सघन जनसंख्या मिलती है। जिस देश की स्थिति समुद्र से लगी हुई है, भाई समुद्र से लगी हुई देशों की जनसंख्या का बताया जा रहा है। जो समुद्र से लगा हुआ देश है वहां की जनसंख्या अत्यधिक मिलती है। विश्व के अधिकांश जनसंख्या अगर देखा जाए तो समुद्र तटीय भागों में कहां है? विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहां है? समुद्र तटीय भागों में, नदियों के किनारे, खनिज केंद्रों और औद्योगिक केंद्रों में ही केंद्रित है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या पर अगर गौर किया जाए तो अधिकांश जनसंख्या की स्थिति कहां है? कहां अधिकांश जनसंख्या स्थित है? वह अधिकांश जनसंख्या या तो समुद्र तटीय भागों में है, या नदियों के किनारे हैं, या खनिज केंद्रों और औद्योगिक केंद्रों में केंद्रित है। सुदूर क्षेत्र अपेक्षाकृत समुद्र से जो सुदूर क्षेत्र का है, मतलब काफी दूर क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में उतनी जनसंख्या नहीं पाई। यहां का रहा सुदूर क्षेत्र में, अर्थात जो समुद्र से दूर के क्षेत्र हैं वहां पर अपेक्षाकृत जनसंख्या आकर्षित करती है। वहां अपेक्षाकृत कम जनसंख्या आकर्षित करती है। तो कहने मतलब स्थिति पर भी निर्भर करता है कि किसी भी देश की जनसंख्या में उसकी स्थिति का बहुत बड़ा योगदान है। तो स्थिति के अंतर्गत आपने देखे कि जहां जो देश समुद्र तटीय से जुड़े हुए हैं, नदियों से जुड़े हुए हैं, खनिज पदार्थों से हैं, वहां की जनसंख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, जबकि जो
इनसे दूर हैं क्षेत्र हैं, वहां अपेक्षा की जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। स्थित पर से ही जनसंख्या का वितरण हो रहा है। अब यहां दूसरा कारक दे रहा है, जलवायु भी जनसंख्या के वितरण में, जलवायु भी जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण कारक बनता है। जलवायु का भी जनसंख्या पर कम और ज्यादा होना प्रभाव डालता है। जनसंख्या, यही कह रहा है, जनसंख्या वितरण पर जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ता है। जलवायु का भी जनसंख्या के वितरण पर अत्यधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। विश्व की समशीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी जलवायु के प्रदेशों में सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र, सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र हैं। जलवायु में देखिए, जहां की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु हो, जहां की जलवायु कैसी हो? समशीतोष्ण जलवायु हो और मानसूनी जलवायु हो, तो इन दोनों जलवायु क्षेत्रों में देखा जाए तो सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र हैं, वहां की जनसंख्या ज्यादा होती है। कहां? समशीतोष्णीय जलवायु और मानसूनी जलवायु में जनसंख्या ज्यादा होती है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में विश्व की आधी जनसंख्या केंद्रित है। मानसूनी जलवायु में विश्व की जितनी जनसंख्या है उसकी आधी जनसंख्या मानसूनी जलवायु में ही केंद्रित है। जहां कठोर जलवायु होती है वहां घनत्व, जनसंख्या घनत्व कम होता है। जहां कठोर जलवायु होता है वहां की जनसंख्या क्या होती है? तो आप देख रहे हैं कि जलवायु का भी जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण योगदान है। जहां समशीतोष्ण और मानसूनी जलवायु है वहां की जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां जनघनत्व ज्यादा होगा। जबकि आज जहां जिस भी देश में मानसूनी जलवायु है वहां की जनसंख्या ज्यादा है, और कहा जाए विश्व की जनसंख्या का 50% वहां निवास कर रही है। और जहां कठोर जलवायु होती है वहां घनत्व क्या मिलता है? कम मिलता है। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश में यहां जनसंख्या क्या रहे? कम। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, अत्यधिक ठंड प्रदेश देशों में, तो जनसंख्या के वितरण में हमने क्या देखा? स्थिति का भी योगदान है और जलवायु का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है जनसंख्या के वितरण में। जहां जनसंख्या घनत्व कहीं ज्यादा है और कहीं क्या है? कम है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में तो देखें, विश्व की जनसंख्या का वितरण में प्रमुख कारकों को हमने प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वहां वर्णन करना है। पहला खनिज, खनिज संपन्न क्षेत्र उद्योग को आकर्षित करते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक में क्या है? खनिज। अब आप स्वयं महसूस करें, जहां खनिज, जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र पर खनिज ज्यादा होगा, खनिज की संपन्नता होगी, उस क्षेत्र में जहां खनिज ज्यादा होंगे वहां देखिए उद्योगों को क्या मिलेगा? उद्योग आएंगे, उद्योग आकर्षित होंगे। जहां खनिज होंगे वहीं क्या होंगे? उद्योग होंगे। और जहां उद्योग होंगे वहीं क्या होंगे? रोजगार होंगे। अब रोजगार के अवसर प्रदान करने के कारण सघन जनसंख्या का क्षेत्र बन जाता है। स्पष्ट बात है भाई, जिस क्षेत्र में खनिजों की बहुलता होगी तो जब वहां खनिज ज्यादा पाए जाएंगे तो निश्चित है कि उस क्षेत्र की ओर
उद्योग अग्रसरित होंगे, और जब उद्योग अग्रसरित होंगे तो लोग रोजगार को प्राप्त करने के लिए उधर आएंगे, तो जनसंख्या वहां अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। तो योगदान में पहला योगदान क्या देखे आप, खनिज का। दूसरा नगरीकरण, नगरीकरण नगर रोजगार के अवसर, नगर रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सेवाएं प्रदान करने के कारण जनसंख्या को आकर्षित कर विशाल जनसंख्या के क्षेत्र बन जाते हैं। नगर की जहां बात अगर कही जाए तो नगरों में देखा जाए, नगर का मतलब शहरों में, शहरों में लोग गांव से शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नगरों में रोजगार के अवसर हैं, रोजगार प्राप्त हो जाते हैं और उचित शिक्षा व्यवस्था भी है, रोजगार भी है, शिक्षा है और लोगों को अनुकूल स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, मनोरंजन की सेवाएं प्रदान करता है। और जब ये सारी सुविधाएं हैं तो आदमी कहां जाएगा, शहरों की तरफ, और शहर की तरफ जाने से विशाल यह जहां भी नगरीकरण है वहां का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो बढ़ जाता है। मूलभूत कारण क्या है बढ़ने का, कि रोजगार का अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सेवाएं वहां बेहतरीन ढंग से उपलब्ध हैं। औद्योगिकरण, उद्योग धंधे तथा औद्योगिक क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम होने के कारण सघन जनसंख्या के क्षेत्र बन जाते हैं। भाई जब औद्योगिकरण हुआ रहेगा तो औद्योगिकरण अगर हुआ है तो लोगों वहां पर क्या पाएंगे, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने से वह क्षेत्र धीरे धीरे लोगों को जब रोजगार देने में सुलभ होगा तो वह क्षेत्र अपने आप वहां जनसंख्या घनत्व अपने आप इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाता है। अगला पर देखिएगा, जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, 3 अवस्थाएं हैं। पहला, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च जन्म ज्यादा जनसंख्या तथा उच्च मृत्यु दर। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं, ज्यादा जन्म दर और ज्यादा उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, जन्म भी ज्यादा और मृत्यु भी ज्यादा। द्वितीय अवस्था में उच्च प्रजननशीलता समय के साथ घटती है। द्वितीय अवस्था में उच्च प्रजननशीलता धीरे धीरे क्या होती है, द्वितीय काल में उच्च प्रजननशीलता धीरे धीरे क्या होती है, घट जाती। जबकि प्रथम में क्या था, प्रथम में उच्च जन्म दर था और उच्च मृत्यु दर थी, लेकिन दूसरी अवस्था में उच्च प्रजननशीलता जो है धीरे धीरे क्या हो जाती, घट जाती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटता है। तीसरी अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती हैं। तो यही जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं हैं। तो कितनी अवस्थाएं हुई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दूसरी अवस्था में उच्च प्रजननशीलता धीरे धीरे घट जाती है, तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती हैं। अगला प्रश्न, जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों और अपकर्ष, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिकर्ष जो अट्रैक्टिव करते हैं, अपकर्ष जो दूर करते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। तो प्रतिकर्ष कारक
प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जिनके कारण लोग अपना निवास स्थान, उद्गम स्थान छोड़ते हैं। प्रतिकर्ष आकर्षित होते हैं और आकर्षण में क्या करते हैं कि वो अपना स्थान, उद्गम, भाई लोग अपना निवास स्थान छोड़ते हैं। प्रतिकर्ष में क्या होता है कि प्रतिकर्ष में होगा कि लोग जो हैं अपना क्या क्या छोड़ेंगे, अपना निवास, लोग अपना निवास स्थान छोड़ते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। प्रतिकर्ष का मतलब क्या, लोग अपने निवास स्थान को छोड़ देते हैं। प्रतिकर्ष करते हैं, छोड़ देते हैं। और छोड़ते क्यों हैं? बाढ़, भूकंप, मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव होने के कारण लोग अपने घर द्वार को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो विभिन्न स्थान के लोगों को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षित करते हैं और आकर्षण के पीछे क्या है? अपकर्ष में क्या है? जो लोगों को आकर्षित करते हैं, यहां लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर करते हैं। दूर करने के पीछे कारण क्या है कि वहां वह क्षेत्र कई बार से, प्राकृतिक आपदाओं से, या कह दीजिए मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी मूलभूत जो मानव की आवश्यकताएं हैं वह उसका अभाव पाया जाता है। इसलिए उस स्थान को क्या करते हैं? प्रतिकर्ष मतलब छोड़ते हैं। दूसरा है अपकर्ष। अब ये छोड़ते हैं तो आकर्षित होते हैं। कहां? जहां जैसे शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर। भाई यह जब अपकर्ष करेंगे तो यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होगा, और जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी उधर की ओर जो है आकर्षित होते हैं। और इसे हम जो आकर्षित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अपकर्ष। दूसरा, गांव में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाने वाली जनसंख्या की गणना अधिशेष जनसंख्या के रूप में की जाती है। गांव में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाने वाली जनसंख्या, लोग गांव में आजीविका, अपने जीविकोपार्जन का समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते, तो इनकी जो गणना की जाती है वह अधिशेष के रूप में, अधिशेष जनसंख्या के रूप में की जाती। यह जनसंख्या नगरों की ओर प्रवास करती है। किसकी ओर प्रवास करती है? नगरों की ओर प्रवास करती है। कहने का मतलब कि जो आजीविका, गांव में जो आजीविका प्राप्त नहीं करने वाली जनसंख्या है उसे हम क्या कहते हैं? जो आजीविका को नहीं, जो जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध नहीं करा पाते, ऐसी जनसंख्या को अधिशेष कहते हैं। यह जनसंख्या धीरे धीरे कहां चलती है? नगरों की ओर प्रवास करती है। अपकर्ष में देखें, नगरों में उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि की बेहतर सुविधाएं लोगों को प्रवास के लिए प्रेरित करती हैं। यहां जीविका संचालन करने के लिए सुविधाएं थी, यहां जीवन संचालन करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि की बेहतर सुविधाएं यह जो है नगरों में, यह लोगों को क्या करती है? आकर्षित करती है, अर्थात प्रेरित करती है। लोगों को प्रवास के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। तीसरा बिंदु, बेरोजगारी, आजीविका के साधनों की कमी, कृषि के कम उत्पादन आदि के कारण भूखमरी आदि प्रतिकर्ष के लिए प्रमुख कारण हैं। भाई गांव, बेरोजगारी, आजीविका के साधनों की कमी, कृषि के कम उत्पादन के कारण लोगों के अंदर क्या आ जाती है? भूखमरी जैसी स्थिति बन जाती है। और प्रतिकर्ष का यह एक बहुत बड़ा कारण है। प्रतिकर्ष होने का यह सबसे बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो कारण है। अपकर्ष कारक वह है जो स्वैच्छिक प्रवास,
यह स्वैच्छिक प्रवास है। अब कर्ज क्या है? स्वैच्छिक प्रवास है, जब लोगों को सुविधाओं, आजीविका के बेहतर साधनों से प्रेरित होकर नगरों को प्रवास करते हैं। यह स्वैच्छिक प्रवास है, जब लोगों को लोगों को बेहतर सुविधाएं, आजीविका के बेहतर साधन, तो लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण, जीविकोपार्जन के साधनों की कमी के कारण लोग बेहतर स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। कृषि में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण, भाई कृषि में जो जनसंख्या कार्य करती है वो मौसमी है, ये भी बात है। और मौसमी जनसंख्या में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि के काम में जो कार्य होंगे उनमें उतनी जरूरत नहीं है, तो काम की तलाश में ये उस स्थान को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? जहां उन्हें रोजगार मिलेगा, जहां उन्हें समुचित सुविधाएं मिलेंगी, बेसिक आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम होगी। तो यह इसी वजह से नगरों की तरफ प्रवास करते हैं। कहाँ करते हैं? नगरों की तरफ। नगरों में देखिए अच्छे अवसरों, शिक्षा तथा मनोरंजनों के साधनों के कारण लोग चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं। नगरों की तरफ आकर्षित होने के पीछे मूल कारण क्या है? लोगों को अच्छे अवसर, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान या रोजगार प्राप्त करने का जो अवसर मिल जाता है, समुचित शिक्षा, समुचित मनोरंजनों के साधनों के कारण लोगों का जो आकर्षण है वह नगरों की तरफ बढ़ जाता है, नगरों में प्रवास की तरफ बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? अगर देखा जाए तो मानव के विकास के 3 बेसिक आवश्यकताएं कौन है विकास के संदर्भ में? 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला देखा जाए तो मानव का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वास्थ्य। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों में सबसे पहला क्या है? स्वास्थ्य। स्वस्थता रहना महत्वपूर्ण है। दूसरा शिक्षा, फिर संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने की सुविधा, ये मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं, मूलभूत हैं। कौन कौन से? पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मनुष्य के विकास के लिए 4 प्रमुख घटक कौन हैं? 4 प्रमुख घटक इसमें देखा जाए तो कौन कौन से हैं? समता। मानव के विकास में 4 प्रमुख घटकों में बताया जा रहा कौन सा? पहला समता, दूसरा सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, प्रकृति की संपदाओं का सतत उपयोग करने की पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती रहे, सतत पोषणीयता। तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। मानव विकास के 4 प्रमुख ये घटक हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। वृद्धि और विकास में विभेद कीजिए। वृद्धि और विकास में अंतर बताना, विभेद करना है। तो वृद्धि और विकास में विभेद क्या है? भाई वृद्धि जो है शारीरिक रचना है, शारीरिक बदलाव है। वृद्धि क्या है? शारीरिक रचना, शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। शारीरिक रचना शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। और वृद्धि केवल कब तक होगा? जब तक आप परिपक्व अवस्था में नहीं हो जाते। शारीरिक बदलाव शारीरिक की तरफ संकेत करता है। और यह कब तक होता है? वृद्धि जब तक आप परिपक्व अवस्था तक
नहीं पहुंच जाते, अर्थात वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। किसी भी वृद्धि की बात अगर कहा जाए तो किसी भी चीज, प्रकृति की किसी भी व्यवस्थाओं का देखा जाए, अगर वृद्धि होगी तो एक नियत काल तक, और जब वह वृद्धि पूरी तरह सो जाती है, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, तब धीरे धीरे उसका विकास और विकास जो शब्द है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसीजर है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो वृद्धि और विकास में अंतर है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय? जब कहा जाए मानव विकास तो इसका आपके अकॉर्डिंग इसका क्या अभिप्राय है? मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो मानव विकास शब्द का हमें क्या पहले बताना है, पूछा क्या जा रहा है, मानव विकास शब्द से आप क्या अभिप्राय है? देखिए प्रश्न में पूछा गया कब, 2024, और यहां हम आपको 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। जितने भी 2024 के क्वेश्चन आए उस सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन यहां कराया जा रहा है। तो मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? मानव विकास को परिभाषित, तो हेडिंग क्या डालना है, मानव विकास शब्द का अभिप्राय। मानव विकास शब्द का अभिप्राय। तो मानव विकास शब्द मानव वृद्धि और विकास के सोपानों से होकर गुजर रहा है। मानव वृद्धि और विकास के सोपानों से होकर क्या हो रहा है कि मानव का जो वृद्धि है, मानव का जो डेवलप है, वह धीरे धीरे अनेक सोपानों से होकर, अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा है। इस धरा की प्रत्येक वस्तु बढ़ती है और विकसित होती है। करा इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं बढ़ेंगी, भाई विकास तक बढ़ेंगी, और बढ़ने के बाद क्या हो जाती है, एक समय तक विकसित होती हैं। पौधे वृक्ष के रूप में, यही तो विकास है भाई। विकास की क्या प्रक्रिया है? तो पौधे हुए, पौधे से उनका विकास क्या हुआ, वृक्ष हुए, गांव बना, गांव से क्या बना, नगर के रूप में विकसित हुआ। विचार आया तो विचार से क्या बढ़ा, दर्शन बन गया। राष्ट्र अगर देखा जाए तो राष्ट्र विकसित राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट हो गया और विकास कर आगे बढ़ता है। तो यहां कह रहा है कि मानव वृद्धि और विकास के सोपानों से होकर, मानव जो है वृद्धि, यहां ध्यान दीजिए, मनुष्य जो है वृद्धि, पहले वृद्धि होगा, वृद्धि और विकास के सोपानों से होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बच्चा हुआ, बच्चा से बड़े हुए से प्रौढ़ावस्था में आए और वह विकास वृद्धि आपकी हुई, और ये अनेक सोपानों से यह विकास की अवस्था तक पहुंचता है। तो यहां उदाहरण क्या दिया गया कि जितने भी इस पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, चाहे जैसी हों, वस्तु बढ़ती हैं, वृद्धि करती हैं और विकसित होती हैं। वृद्धि करेंगी और धीरे धीरे क्या होंगी, विकसित होती हैं। जैसे उदाहरण क्या दिया गया, पौधों से वृक्ष, गांव से नगर, है ना, विचार से दर्शन, और राष्ट्र विकसित राष्ट्र के रूप में वृद्धि और विकास कर आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास दोनों ही शब्द एक समान प्रतीत होते हैं। हमें पहले ही बताया गया, वृद्धि और विकास दोनों शब्द एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन एक समान होते नहीं हैं। वृद्धि और विकास दोनों शब्द एक समान प्रतीत होते हैं जो परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। वृद्धि क्या है, वृद्धि होना क्या है, परिवर्तन होना। शैशवावस्था से धीरे धीरे युवावस्था से बुजुर्गावस्था। वृद्धि जो है, यहां कह रहा कि वृद्धि और विकास दोनों शब्द एक समान प्रतीत जो परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। इनमें से वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है वृद्धि। विकास केवल गुणात्मक परिवर्तन है। विकास क्या है,
जबकि वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, मूल्य निरपेक्ष है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन विकास हमेशा क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। वर्तमान दशाओं में वृद्धि का होना विकास का द्योतक है। वृद्धि का होना या किसका द्योतक बन गया है, विकास का द्योतक, अर्थात गुणवत्ता का में सकारात्मक परिवर्तन होना ही विकास है। वृद्धि का होना विकास माना जाता है और अर्थात गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, गुणवत्ता में क्या, वृद्धि में सकारात्मक परिवर्तन, बच्चा से युवा बढ़ते हुए विकास का माना जाता है। वृद्धि हो रही है, पौधे जब पेड़ के रूप में कहा जाए, बहुत बड़े विशाल विशाल काय वृक्ष के रूप में होती हैं, तो यह विकास की अवस्था माना जाता है। वृद्धि से विकास, यहां कह रहा है विकास का, अर्थात गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन ही क्या है, विकास है। उदाहरण के नगर की जनसंख्या का, अब उदाहरण दिया जा रहा है कि मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 1 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख। अब नगर की जनसंख्या जो 1 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख। अब 1 लाख से बढ़कर 2 लाख होना, यह क्या है, वृद्धि का प्रतीक है। नगर की जनसंख्या मान लीजिए 1 लाख है और 1 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख, तो यह क्या है, वृद्धि का प्रतीक है। जबकि आवास, मूलभूत सेवाएं, अन्य गुणात्मक परिवर्तन हो जाना विकास का सूचक है। जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हुआ, यह तो वृद्धि है, लेकिन इस वृद्धि में लोगों को आवास मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके सकुशल हों, अन्य गुणात्मक परिवर्तन, उस जनसंख्या में सारी चीजों का गुणात्मक परिवर्तन हो, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों की स्वास्थ्य बढ़िया हो, लोगों को रोजगार प्राप्त हो, यह जो परिवर्तन हो जाता है, मान लीजिए 1 लाख से 2 लाख हुए तो वृद्धि हुआ, लेकिन यह वृद्धि के साथ साथ इसमें गुणात्मक परिवर्तन हो, गुणात्मक परिवर्तन मतलब उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध हो, तो यह विकास का सूचक है। यह क्या बन जाएगा, विकास। अतः मानव विकास से आशय उसकी सामाजिक और आर्थिक दशाओं में गुणात्मक परिवर्तन से लगाया जाता है। मानव विकास से आशय क्या है कि मानव विकास का आशय सामाजिक और आर्थिक कंडीशन जो उसकी हैं, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन में उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाए, उसमें क्या हो, गुणात्मक परिवर्तन। ऐसा नहीं कि रोजगार के लिए मरे, लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो, अकाल से ग्रसित हो जाए, उसमें करा गुणात्मक परिवर्तन, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार सुविधाएं उपलब्ध हों, लगाया जाता है। तो मानव विकास की परिभाषा निम्नवत दी जा सकती है। तो यहां देखिए, मानव विकास से उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या हो, गुणात्मक परिवर्तन होना ही विकास है। मानव विकास की निम्नवत परिभाषाएं दी जा सकती हैं। यहां देखिए परिभाषा, मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। यही चीजें यहां बताया गया कि विकास क्या है कि मानव के स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता सभी प्रकार मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि होने की प्रक्रिया ही क्या है, विकास है। मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। देखिए यह प्रश्न आपका कब पूछा गया है, 2024 में। 2024 के तहत यह प्रश्न आपका आया हुआ है 2024 में। मानव विकास की समस्याओं को देखने और समझने के उपायों को मानव विकास के उपागम कहते हैं। मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम बताए गए हैं।
मानव विकास के महत्वपूर्ण उपागम क्या हैं? तो मानव विकास के महत्वपूर्ण उपागम क्या है? आय उपागम। आय उपागम जो है मानव विकास के अध्ययन का अगर देखा जाए तो प्राचीनतम उपागम है। आय अच्छी हो तो मानव विकास का अगर देखा जाए तो ये सबसे प्राचीनतम उदाहरण है, प्राचीनतम उपागम है। इस उपागम में मानव विकास को आय के संदर्भ में माना जाता है। यह उपागम स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जिस स्वतंत्रता का भोग किया जा रहा है वह उसके आय के स्तर से परिलक्षित होती है। यहां देख रहे हैं, यह उपागम क्या स्पष्ट कर रहा है? किसी व्यक्ति द्वारा जिस स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति जिस प्रकार की स्वतंत्रता का भोग कर रहा है, कोई भी व्यक्ति वह जिस प्रकार से अपने आप को स्वतंत्रता महसूस कर रहा है या स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है, वह स्वतंत्रता जो उसको किस आधार पर देगा? आय के स्तर से परिलक्षित होता है। कोई कितना स्वतंत्र है, कितना प्रसन्न है, वह व्यक्ति की आय से परिलक्षित होता है। आय का स्तर जितना ऊंचा होता है, मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है। जितना स्तर आय का जो भी स्तर है, जितना मनुष्य का जितना उच्च स्तरीय आय है, उतना ही उच्च स्तर उसका क्या माना जाएगा? विकास। तो पहला उपागम क्या माना गया? आय उपागम। तो किसी व्यक्ति द्वारा जितना स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है, उसके द्वारा उपभोग किया जा रहा है, वह उपभोग करने का उसका जो स्तर है उसके आय से परिलक्षित होता है। स्वतंत्रता का उपभोग किससे दिखाई देता है? उसके आय से आकलित किया जाता है। तो यह रहा मानव विकास की समस्याओं के संदर्भ में मानव विकास के उपागम में पहला उपागम क्या था? आय के उपागम। दूसरा देखते हैं, आय के उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम। पहला आय, दूसरा कल्याण। इस उपागम का लक्ष्य मानव के सभी विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखा है। कल्याण उपागम क्या है? मानव के विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखना है। कल्याण उपागम। इस उपागम का तर्क है कि सरकार को समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों की उच्च स्तरीय व्यवस्था करनी चाहिए। यही क्या है? कल्याण। लोगों के लिए, समूह के शब्द का लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य, लोगों के लिए कल्याणकार के लिए, समूह के लिए क्या मिले? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों का उच्च स्तरीय व्यवस्था करनी चाहिए। उच्च स्तर पर चाहे लोग विकास में सहभागिता भले ही न निभाते हों, क्योंकि वे मात्र निष्क्रिय लाभार्थी हैं, सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों को सुधारे, क्योंकि ये स्तर जितने सुलभ और ऊंचे होंगे, मानव विकास भी उतना ही त्वरित गति से आगे बढ़ेगा। तो कल्याण उपागम क्या है? कल्याण उपागम का मुख्य अभिप्राय क्या है कि वह सरकार के द्वारा एक के लिए नहीं बल्कि समूह के लिए, सभी के लिए कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करे। भले ही लोग उसके विकास में भागी न लें, क्योंकि वो निष्क्रिय लेते हैं, लेकिन अगर सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों का उच्च स्तर तक व्यवस्था करती है, अपने दायित्वों को निभाती है और उनके लिए अधिकतम व्यय करती है, तो मानव विकास के स्तरों में सुधार होगा। क्योंकि ये स्तर जितने सुलभ और ऊंचे होंगे, सरकार के द्वारा जितनी है अच्छे ढंग से ये कार्य किए जाएंगे, उतना ही मानव विकास उतनी ही त्वरित गति से आगे बढ़ेगा। आधारभूत आवश्यकताएं। मानव की 3 महत्वपूर्ण
आधारभूत आवश्यकताएं हैं। कौन कौन से? भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन, वस्त्र, आधारभूत आवश्यकताओं का हुआ काम। मानव की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं कौन है? भोजन, वस्त्र और आवास। इनके बिना उसका जीवन चलना दूभर होता है। किसके लिए? भोजन, वस्त्र और आवास। इस उपागम को मूलभूत रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया है। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है और यह बताया है कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वह भोजन, वस्त्र और मकान है। यह उपागम एक और विकल्पों की उपेक्षा करता है तो दूसरी ओर सभी वर्गों के लिए उपयुक्त मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने पर बल देता है। विकल्पों की उपेक्षा करते हुए विकल्प ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वहीं दूसरे सभी वर्गों के लिए उपयुक्त मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने पर बल देता है कि यह सभी वर्गों को उसकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। अगला है क्षमता उपागम। अब क्षमता उपागम क्या है? कैसी? इस उपागम को प्रस्तुत करने का श्रेय अमर्त्य सेन को जाता है। क्षमता उपागम क्या है? इसका प्रस्तुत करने वाले कौन थे? अमर्त्य सेन महोदय। उनका मत है कि संसाधनों तक पहुंचने के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास का प्रतीक है। इसका मतलब क्षमताओं का उपागम का जो दिया गया वह अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया। अमर्त्य सेन महोदय ने स्पष्ट शब्दों ने कहा कि प्रकृति के संसाधनों तक पहुंचने के लिए मनुष्य की, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाए। इसका विकास किया जाए? व्यक्ति की क्षमताओं। अगर हम उनकी क्षमताओं का विकास करेंगे तो वह संसाधनों को उपलब्ध कर ले जाएंगे या संसाधनों तक वे पहुंच जाएंगे। उसमें उनकी उपयोगी की जितनी क्षमता होगी मानव विकास का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। जितना उनकी क्षमता रहेगी उतने ढंग से वह विकास करेंगे। उस क्षमता के आधार पर उनके कहा गया कि यह सरकार के द्वारा यह निर्धारित हो कि व्यक्ति की क्षमता का विकास हो। सरकार क्या करे? उनकी क्षमताओं को इस योग बना दें कि वह संसाधन तक पहुंच जाए। तो यही चीज कर रहे हैं। उनका मत है कि संसाधनों तक पहुंचने के क्षेत्रों में मानव क्षमता का निर्माण बढ़ते मानव विकास का प्रतीक है। मानव क्षमता जब विकसित होगी और मानव क्षमता में डेवलप होगी तो विकास का यह एक प्रतीक है। मानव की संसाधनों तक जितनी पहुंच होगी उससे उनके उपयोग की जितनी क्षमता होगी मानव का विकास का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि, बाजारी जो सब्जी कृषि है बाजारों के समीप नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। भाई बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। क्यों की जाती? कि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सब्जी, फल, फूल वह शीघ्र ताजी ताजी जाकर अच्छे मूल्य पर बिक जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के समीप की जो कृषि है बाजारी सब्जी कृषि की जाती है क्योंकि यह सब्जी जो है नगरों में जाकर के एक अच्छे रेट पर, एक अच्छे मूल्य पर बिक सके और सब्जी, मूल, फल फूल वहां ताजी पहुंचकर एक अच्छे मूल्यों पर बेचा जा सके। भारवाही पशुओं के विषय में लिखे। भारवाही का मतलब है भार ढोने वाले पशुओं के विषय में यहां लिखना है। तो भार ढोने वाले पशुओं को
भारवाही पशु कहते हैं। भारवाही पशु क्या है? भार ढोने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? भारवाही पशु कहते हैं। इस भार ढोने वाले पशु में आते हैं, भार कौन ढोता है? बैल, भैंसा, गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, याक, हाथी भारवाही पशु है। भारवाही पशु का मतलब क्या है? जो ऐसे पशु जो भार को ढोते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भारवाही पशु कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आते हैं यहां वर्णन किया गया। अगला है, रोपड़ कृषि की दो फसलों का उल्लेख कीजिए। रोपड़ कृषि की दो फसल का उल्लेख कीजिए। तो रोपड़ कृषि में चाय, कॉफी, रबड़, कोको, गन्ना, केला, कपास और अनानास आदि की फसलें उगाई जाती। इसमें दो पूछा तो आपको दो लिख देना है, लेकिन रोपड़ से कौन कौन? चाय, कॉफी, रबड़, कोको, गन्ना, केला, कपास आदि उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्रिया, वनों से संग्रह, वन से संग्रहण करना, यह क्या है? प्राथमिक क्रिया। आखेट प्राथमिक, लकड़ी काटना प्राथमिक, घास के मैदान में पशु चराना, यह भी क्या है? प्राथमिक क्रिया। नदियों, झीलों, समुद्र से मछली पकड़ना प्राथमिक, पशुओं से दूध, मांस आदि प्राप्त करना, ये सब किस क्रिया के अंतर्गत आएंगी? प्राथमिक क्रिया के उदाहरण है। इस क्रिया के प्राथमिक क्रिया के उदाहरण। मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मिश्रित किस्म मानते हैं जहां एक ही कार्य न किए जाएं, उसके साथ दो दो कार्य लिए जाएं या अनेक कार्य लिए जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित। जैसे यहां कहा रहा है कि एक ही खेत में, मान लीजिए एक ही खेत है, उसमें क्या उगाया जा रहा है? कृषि फसल उगाई जाती है। एक ही खेत में क्या उगाया जा रहा है? कृषि उगाई जा रही है। और पशुपालन भी किया जाता है। एक ही खेत में कृषि का भी कार्य किया जा रहा है और पशु को पाला भी जा रहा है। तो कृषि और पशु का पालना एक ही खेत में होना क्या है? मिश्रित कृषि है। इसमें कोई मौसमी बेरोजगारी नहीं होती। इसमें मौसमी बेरोजगारी नहीं है कि जब मौसम आया तो कृषि हुआ, नहीं हुआ तो लोग बैठे हैं, क्योंकि यहां दूसरा पशुपालन भी किया जा रहा है। इसमें मौसमी बेरोजगारी नहीं होती। किसान वर्ष भर व्यस्त रहता है। मिश्रित खेती, मिश्रित किसके अंतर्गत किसान जो है, जो मौसमों पर आकर के कार्यों पर लगा रहता था, उसके बाद बेरोज हो जाता था। लेकिन मिश्रित कृषि पर आप देखेंगे किसान वर्ष भर क्या रहता है? व्यस्त रहता है। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सहकारी कृषि की दो विशेषताओं का यहां उल्लेख करना है। 2024 में देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सहकारी कृषि में किसान मूल रूप से अपनी भूमि का अधिकार बरकरार रखता है। सहकारी कृषि में किसान जो है वह अपनी भूमि का, जो उसके किसान की जो भूमि होती है उस पर अपना अधिकार, सहकारी कृषि में किसान अपनी भूमि का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है, अर्थात बरकरार रखता है। सहकारी कृषि की रणनीतिक साझेदारी स्वैच्छिक है। इसकी साझेदारी क्या है? स्वैच्छिक है। अधिकार बरकरार रखता है, साझेदारी क्या है? स्वैच्छिक है। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। विश्व में वाणिज्य डेयरी के डेयरी
कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिएगा। यहां भी देखिए आपको 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। वाणिज्य डेयरी कृषि के, तो वाणिज्य पशुधन पालन, यहां क्या करा, वाणिज्य पशुधन पालन। जिन क्षेत्रों में पशुपालन के लिए उत्तम भौगोलिक सुविधाएं पाई जाती हैं वहां वाणिज्य पशुपालन विकसित हो गया है। वाणिज्य पशुपालन कहाँ, जिन क्षेत्रों में पशुपालन के लिए उत्तम भौगोलिक सुविधाएं हों वहां वाणिज्य पशुपालन विकसित हो गया है। वाणिज्य पशुपालन की स्थापना में निम्नलिखित कारक सहायक हैं। वाणिज्य पशुपालन के लिए निम्नलिखित कारक सहायक हैं। पहला, विस्तृत चारागाह तथा घास बहुल क्षेत्रों की उपलब्धता। वाणिज्य पशुपालन के लिए क्या होना, महत्वपूर्ण कारक क्या होना चाहिए, विस्तृत चारागाह हो, घास बहुल क्षेत्रों की उपलब्धता हो, भौगोलिक है, पर्याप्त पूंजी तथा उच्च तकनीकी, पर्याप्त पूंजी भी हो और उच्च टेक्नोलॉजी भी हो, समशीतोष्ण जलवायु तथा उत्तम नस्ल के पशुओं पर आधारित दुग्ध, मांस, चमड़ा उद्योगों का विकास तथा शीतलन की सुविधाएं होना, वैज्ञानिक ढंग से दुग्ध, मक्खन तथा पनीर के उत्पादन की व्यवस्था तथा मांस को डब्बा बंद करके बाहर भेजने की सुविधाएं, पशुओं के प्रजनन, रोग, नस्ल सुधार आदि की उन्नत व्यवस्था होना आवश्यक है। तो वाणिज्य पशुपालन की स्थापना के लिए यह निम्नलिखित कारक सहायक होते हैं। व्यावसायिक स्तर पर पशुपालन करने वाले विश्व के प्रमुख देश, यहां बताया जा रहा है वाणिज्य पशुपालन करने वाले विश्व के प्रमुख देशों में देखा जाए तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदि हैं। अगला प्रश्न है, चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किए। चलवासी माने पशुचारण। चलवासी का मतलब क्या है, पशुचारण की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी यहां बताना है। पशुचारण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, पशुचारण या चलवासी पशुचारक समुदाय ऋतुवत अपने पशुओं के साथ चारागाहों को बदलने के लिए स्थानांतरित होते रहते हैं। चलवासी पशुचारण क्या है कि चलवासी जो पशुचारक होते हैं समुदाय ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ चारागाहों को क्या करते हैं, बदलने के लिए स्थानांतरित होते रहते हैं। पशुचारकों के निश्चित चारागाह होते हैं जहां इन्हें पर्यावरण के अनुरूप पशुचारे तथा जल की व्यवस्था करनी पड़ती है। चलवासी पशुचारकों का जीवन पूर्णतः पर्यावरण और पशुओं पर आधारित होता है। किस पर होगा, पर्यावरण और पशुओं पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं, तो गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब यहां आपको लिखना है गहन, सघन निर्वाह कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहां पर दिखाया गया है कि गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और वह कौन कौन सी हैं। जनसंख्या घनत्व की अधिकता कारण खेतों का आकार छोटा होता है। गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि जनसंख्या घनत्व की अधिकता के कारण खेतों का आकार क्या हो रहा है, छोटा होता है। जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा, जनसंख्याएं बढ़ेंगी तो धीरे धीरे जनसंख्या के बढ़ने की वजह से खेत के जो आकार हैं वह छोटे होते जाते हैं। कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है।
गहन कृषि में क्या है, कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार इसी में लगा रहता है। गहन कृषि में यंत्रों का महत्व अपेक्षाकृत, गहन कृषि में यंत्रों का महत्व क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है और मानव श्रम का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। गहन कृषि में यंत्र का महत्व बिल्कुल कम होगा, यंत्रों का महत्व अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, इसलिए कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो मानव श्रम भी मिल जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण भूमि का अनुकूलतम प्रयोग करने की चेष्टा की जाती है। कृषि की गहनता इतनी अधिक है कि एक वर्ष में 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं। इतनी है कि एक वर्ष में कितनी, 3 और 4 फसलें उगाई जाती हैं। भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। किसकी उर्वरता, भूमि की उर्वरता बनी रहे, इसके लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। गहन कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। गहन कृषि में प्रति इकाई अगर देखा जाए तो उत्पादन क्या होगा, अधिक होता है, लेकिन प्रति कृषक उत्पादन देखा जाएगा तो प्रति कृषक मतलब उत्पादन देखा जाएगा तो कम होता है। इकाई तो ज्यादा होगा लेकिन प्रति किसान को क्या मिल रहा है, उसकी उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। इस कृषि में खाद्यान्न फसलों पर अधिक जोर दिया जाता है। यह कृषि अत्यधिक उपजाऊ भूमि उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि अत्यधिक कहाँ, उपजाऊ भूमि और उपयुक्त जलवायु में ही की जाती है, उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। जय हिंद।